कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने कौन गया? पाकिस्तान डे पर बधाई किसने दी? पाकिस्तान में बिरयानी किसने खाई? पाकिस्तान से चादर कौन हो रहा? बागा बॉर्डर तो वो सेलिब्रिटी जो अभिनेता से नेता बने हैं, वो लोग नेता बनने के बाद न जाने सत्ता की दलाली का कौन सा फेविकॉल उनके गले में जम गया कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। कि आवाज को निकलवाने के लिए कि उनकी राय है, क्या वो भी देश के किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी या टेररिस्ट समझते हैं? यही राय जानने के लिए हम लोग दिल्ली से चलकर महाराष्ट्र आए हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWA न्यूज। रेडी? मोहित शर्मा इस समय दिल्ली से मुंबई की यात्रा पर आए हैं। तो मोहित, ये बताइए कि क्या आपकी यात्रा है और उसमें आप मुंबई में क्या करना चाहते हैं? ये यात्रा नहीं है, पूरे देश में चल रहा है एक देशव्यापी आंदोलन है। ये वो देशव्यापी आंदोलन है जो देश के किसान से लेकर देश की आम जनता की कमर भी तोड़ता है। ये वो तीनों कानून हैं जिससे किसान के साथ साथ आम जनता की भी कमर टूटेगी। देश की सरकार जो लगातार कानूनों को लाकर देश के किसान को दबाने का प्रयास कर रही है, उनको उन्हीं के खेत में बंधुआ मजदूर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी कारण से हम लोग, आपने देखा होगा कि ये पोस्टर्स हमने लगा रखे हैं, तीनों ने अलग अलग फोटो लगा रखी है पोस्टर्स पर। मैंने फोटो लगा रखी है हेमा मालिनी की और सनी देओल की। हमारे आने का यहाँ पर सबसे बड़ा मेन मकसद यही है कि हम लोग अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, सनी देओल और तमाम तरीके के सेलिब्रिटियों को जगाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वो सेलिब्रिटी जो अभिनेता से नेता बने हैं, वो किसान का वोट लेकर आज संसद भवन तक पहुंच गए, लेकिन देश के दुर्भाग्य की बात देखिए, आज वो लोग नेता बनने के बाद न जाने सत्ता की दलाली का कौन सा फेविकॉल उनके गले में जम गया कि उनके गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। जिस कारण से उनकी आवाज को निकलवाने के लिए कि उनकी राय क्या है, क्या वो भी देश के किसान को खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी या टेररिस्ट समझते हैं? यही राय जानने के लिए हम लोग दिल्ली से चलकर महाराष्ट्र आए हैं और यही बात उन्हें बताने के लिए आए हैं कि लगभग 40 से 41 दिन के दौरान तकरीबन 50 से ज्यादा हमारे देश के किसान शहीद हो चुके हैं। क्या देश के किसान की जान की कोई कीमत नहीं है? जो देश की सरकार उनकी ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही, वो नेता, वो अभिनेता जो अभिनेता से नेता बने हैं देश के किसान का वोट लेकर, वो हेमा मालिनी जो कभी गेहूं काटने के लिए पहुंच जाती हैं, कभी तमाम तरीके के खेतों के बीच, किसानों के बीच जाकर वोट मांगने के लिए चली जाती हैं। आज जब किसान रियल लाइफ में परेशान है तो ये लोगों का क्या ओपिनियन है, यही जानने के लिए हम लोग दिल्ली से महाराष्ट्र आए। कितना दिन हुआ सर आके आपको? जी, कितना दिन हुआ सर आके? देखिए, हमारी यात्रा को हम लोग नए साल के से एक दिन पहले हम लोग निकले थे वहाँ से। नए साल के दिन हम यहाँ पर आए और इस बार हमने नया साल भी इसीलिए नहीं मनाया क्योंकि हमारे देश का किसान जो है वो बैठा हुआ है हमारे देश के बॉर्डरों पर। दिल्ली के अंदर इतनी ठंड है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे और देश का किसान इतनी ठिठुरती ठंड में सड़क पर बैठा हुआ है, मजबूर, लाचार और असहाय। और ना जाने कितने तो किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। वो इस कारण से आत्महत्या कर ली क्योंकि उन्होंने इस भूमि को आजाद कराया था अपने खून से। उनके पूर्वजों ने इस भूमि को आजाद कराया और जब आज उन्होंने देखा कि इस भारत की कृषि प्रधान भूमि पर एक बार फिर किसान को रोते हुए देखा तो उनका दिल भर आया, जिस कारण से उनको आत्महत्या, सुसाइड करना पड़ा। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वो चंद किसान है वहाँ पर मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के किसान जो है ना, जो उन्होंने पैसे देकर बिठाए थे, वो जितनी देर उनको भाड़ा मिला वो उतनी देर का भाड़ा लेकर वहां बैठे रहे और उसके बाद वो गायब हो गए। आप जाकर देखिए, वहां पर कम से कम 10 लाख से ज्यादा किसान एक बॉर्डर पर तैनात है। आप कह रहे हैं कि वो किसान आए हुआ है वो चंद किसान है। अरे भैया, चंद किसान आप दिखाइए ना, आपके सपोर्ट में कौन सा है। और अभी मैं आपको बताऊं, 15 तारीख तक गेहूं की जो बुआई है उसका कार्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा देश के बॉर्डरों पर कितने सारे किसान आपको नजर आएंगे। ये देश का किसान है आज जो मजबूर, लाचार और असहाय बैठा हुआ है। तो देश के तमाम लोगों से निवेदन है कि अपने घरों से आकर देखें, ये आतंकवादी, टेररिस्ट नहीं, ये देश का पालनहार है, देश का अन्नदाता है, इसको सपोर्ट करें। मुंबई में आके सर कितना दिन हुआ? मुंबई में तकरीबन हमें 5 से ज़्यादा दिन हो गए हैं और हम लोगों का मकसद अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, उन्हीं के घर के बाहर, सनी देओल के घर के बाहर प्रोटेस्ट करने का है, उनको जगाने का है। और अमिताभ बच्चन जी जिनके कहने पर लोग नवरत्न तेल भी लगाते हैं, बनियान भी पहनते हैं और तमाम तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, तो आज अमिताभ बच्चन जी जो सदी के महानायक हैं, आज वो क्यों नहीं बोलते हैं देश के किसान को लेकर? यही राय जानने के लिए हम लोग आए हैं दिल्ली से महाराष्ट्र। सर, अमिताभ बच्चन जी के बंगले पे जाने के बाद क्या हुआ? मुझे सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि विश्वास नागरे पाटिल सर जो लॉ एंड कमिश्नर हैं, आप उनसे भी मिले ताकि आप लोगों को परमिशन मिल सके, लेकिन परमिशन नहीं मिली है, तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम लोगों को परमिशन नहीं मिली, जिस कारण से हम लोग
को आज़ादी है प्रोटेस्ट करने की स्वतंत्रता पूर्वक, और हम कानून के दायरे में रहकर हमने इसीलिए फ्लैक्स अपने गले के अंदर टांगा है। और आपने देखा होगा कि हमारे तीनों साथियों के गले में अलग अलग फ्लैक्स है। तो हम लोगों का मकसद यही है कि कानून और संविधान का, लॉ एंड ऑर्डर का पालन करते हुए हम अपनी बात को उन अभिनेताओं तक पहुंचाएं। और अमिताभ बच्चन जी ने तो हमारा जो किसानों को लेकर जो पत्र था वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं करा। तो वो लोग जिनके कहने पर लोग हर एक प्रोडक्ट यूज करते हैं, आज वो देश के किसान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सर कि अमिताभ बच्चन जी को क्या कहना चाहिए? देखिए, क्या कहना चाहिए ये बताने वाला मैं नहीं होता, वो है। वो तमाम 6 साल पहले आप उनके तमाम तरीके की बातों को सुन सकते हैं, और वो तो हमसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं। और देश के किसान के लिए हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्हें क्या कहना है। जो उनकी राय है, वो देश का पेट भरता है किसान। अगर उनको लगता है कि देश का किसान जो वहाँ बैठा हुआ है, उनकी नज़र में भी वो आतंकवादी, खालिस्तानी या टेररिस्ट है, तो आप बोलिए आकर के आपको क्या लगता है। और अगर आपको लगता है कि वो देश का किसान आज मजबूर बैठा हुआ है और वहाँ ठंड से लाचार होकर मर रहा है, तो किसान को समर्थन करिए। समर्थन करना ना करना उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा कार्य है देश के किसान की आवाज़ को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुँचाना, और हम ये कार्य करते रहेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसान किस प्रकार अनाज को पैदा करता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग किसान भले ही नहीं है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं, हम लोग अनाज खाते हैं, और हम ये जानते हैं कि अनाज को उगाने में कितनी मुश्किलें होती हैं, और हम लोग जानते हैं कि अनाज की कीमत क्या होती है। इसीलिए हम किसान के साथ अगला स्टेप क्या रहेगा? इसके बाद आप मुंबई में क्या करने वाले हो? देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले ये जो कृषि काला कानून है, इसके खिलाफ कोरोना में आपदा का अवसर प्रधानमंत्री जी ने ढूंढा, लोकसभा राज्यसभा में चोरी चुपके पास कराया। ऐसी कौन सी आग लगी थी? क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जी संसद में तमाम जो विरोधी दल के लोग हैं उनसे सवाल जवाब नहीं पूछा? क्या संसद भवन इसलिए होता है कि प्रश्न मुक्त संसद, पत्नी मुक्त जीवन जीने के आदि प्रधानमंत्री जी देश से कोरोना को छुपाया। आप समझिए, 31 दिसंबर को WHO ने कहा था, तब कोरोना का संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये रंगा बिला प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, ट्रंप की गुलामी की गई। 23 मार्च तक शिवराज सिंह चौहान जो व्यापक घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाने में व्यस्त थे। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया गया। कौन लोग जवाब दें? कोरोना क्या कहता है कि बिहार में चुनाव कराइए, हम नहीं होंगे। कोरोना क्या कहता है कि आप बंगाल में चुनाव प्रचार कीजिए, हम वहाँ नहीं जाएंगे। कोरोना क्या कहता है कि 11 नवंबर को आप भाजपा के कार्यालय में सेलिब्रेशन मनाइए, आप हम कोरोना वहाँ नहीं जाएंगे। कोरोना क्या कहती है कि हैदराबाद में आप चुनाव प्रचार कीजिए, हम नहीं जाएंगे। देश से छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात समझिए, स्लीपर जैसे बोगी राजधानी के 3rd AC में होते हैं। राजधानी 3rd AC राजधानी ट्रेनें चलेगी, स्लीपर नहीं चलेगा। मतलब गरीबों के ऊपर ये जुल्मी अत्याचारी सरकार, जो भारत की अर्थव्यवस्था का 70% कृषि पर आधारित है। आप महाराष्ट्र के किसानों की दुर्दशा देखिए, बिहार के किसानों की दुर्दशा देखिए। 2006 में जहां भाजपा 15 सालों से है, APMC एक्ट के तहत बाजार समितियां खत्म कर दी गई। वहाँ MSP से आधे दामों पर मिलती है। वहाँ के किसानों की स्थिति देखिए, हर साल बाढ़ आती है। हम जो बाहर के प्रदेशों में कमा कर आते हैं, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा जैसी नदियों पर बाढ़ आती है, उस पर डैम की बात करते प्रधानमंत्री जी। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम किए जाते, जब पूरे विश्व में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम है, जो भाजपा के सिलेबस में आता है, भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, वहाँ उस पाकिस्तान में 40 रुपये प्रति लीटर डीजल पेट्रोल के दाम कम है। किसानों की आय दुगुनी कैसे होगी? सवाल उठता है, आखिर प्रधानमंत्री को जरूरत क्या पड़ी थी? हमने इसी कृषि बिल के उद्देश्य से 2 अक्टूबर को, जो गुजरात से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आते हैं, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में आंदोलन किया था, आज गोरे अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा, देश को आजाद करना पड़ा। दूसरे व्यक्ति आते हैं सरदार पटेल, जो बरडोली सत्याग्रह आंदोलन किया था। फिर ये पूरे देश को कम से कम इनको आदर्श मानते हुए महात्मा गांधी सरदार पटेल ने RSS पर बैन लगाई थी। RSS के दूसरे गुरु थे राइट सेक्टर सर्विस वाले के MS गोवलकर। उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसके 47वें पेज में लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। जानबूझकर नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कहता था अपने को माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। देश में जानबूझकर सार्वजनिक संस्थाओं को बेचा जा रहा है। देश को ये ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की सरकार आज देश को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है निजीकरण के नाम पर। क्या खेल है? देखिए, देश में MTNL और BSNL जैसी सरकारी कंपनियां के होते हुए प्रधानमंत्री जी जियो फोन के ब्रांड एम्बेसडर, सेल्समैन बनते हैं। दे दनादन जियो में मुफ्त में फोन दे रहे होते। पूरी दुनिया 30 दिन की कैलेंडर होती है, 12 महीने का साल होता है।
मोदी जी की सरकार में टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां जो हैं वो 13 महीने का साल होता है। बताइए कितना अजूबा बात है। 49 रुपए का कंपलसरी कर दिया, 28 दिन में रिचार्ज की बात कर दी, यानी 27 दिन में रिचार्ज कीजिए। उपभोक्ताओं से 1 महीने के पैसे लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है? जब लाइफ टाइम वैलिडिटी है तो हर महीने कंपलसरी आपने क्यों किया? जब 4G के पैसे लिए जा रहे हैं तो 2G का नेटवर्क क्यों नहीं है? ये पूछता है भारत, और इन नेताओं पर थूकता है भारत। सवाल उठता है, जो कृषि काला कानून देश के लोगों को फायदा की बात कह रहे हैं, ये ठीक उसी तरीके से है। और ये कहते हैं विपक्षियों की साजिश है। आपने जसोदाबेन जी को भरी जवानी छोड़ दिया था, ये विपक्षियों की साजिश है। आपने अपनी पत्नी से मन की बात नहीं कर पाए, ये क्या विपक्षियों की साजिश है? आपने जिसके मांग भरे, आप उसकी मांग नहीं पूरी कर पाए। आपने जिस अग्नि के 7 फेरे लिए, जिसके साथ 7 कसमें खाई, 7 जन्म 7 जीने और मरने की कसम खाई, उसे एक जीवन में नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया। आपसे लुगाई नहीं संभली तो आपसे देश क्या संभलेगी? खाक। आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी मैं खेल खेल में पढ़ लिया है, 40 साल हमने भीख मांगी, भरी जवानी में आपने भीख मांग के खाई, तो बुढ़ापे में क्या काम करोगे? ये तो शुक्र है नरेंद्र मोदी जी कि आपने 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को घसकर आग पैदा कर रहे होते। हमें पाषाण काल में जीने को मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री ने। जब प्रधानमंत्री जी 2014 में आप आए, बैंकों की स्थिति क्या थी? आपने मनमोहन सरकार से ट्रिपल पैसा देकर, एक बात बताइए, देश का अन्नदाता किसान भाई जो चंद कदमों की दूरी पर है, देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आ सकता है, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं, सुभाष चंद्र जैसे लोग, और पहले के राजा महाराजा भान रखते थे। अब हमारे देश में एक नया मोदी जी के शासन में प्रचलन हो गया, जो व्यापारिक मित्र हैं इनके, लूट खसोट में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले कुछ मीडिया के साथी उनका साथ दे रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, अर्नब गोस्वामी कौन है देश की जनता जानती है, बीपीएल का मालिक, राजीव शेखर भाजपा का सांसद, जो अर्नब गोस्वामी का पार्टनर है, सारे दिन बैठकर पालघर की घटना में आपने देखा होगा इटली तक पहुंच गया। उसको दिल्ली के बॉर्डर पर वो किसान की संवेदनाएं नहीं दिखाई दे रही। इस 2 कौड़ी के लुच्चे लफंगे पत्रकारों को, आवारा कुत्तों को, जो बोटी कुतर कुतर कर खाने के चक्कर में रहता है, क्या इनकी मानवीयता, इनकी संवेदनाएं, इनकी जमीन मर चुकी है? सवाल उठता है। जिस रजत शर्मा को लोग आपकी अदालत 2.25 लाख वाला बाबा रामदेव का कहते हैं, बच्चों तुम्हें 200 रुपए की सिलेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए? काला धन का इतना बड़ा लिस्ट था कि काला धन का 500 की गड्डी लगेगा तो लोग स्वर्ग से नीचे उतर जाएगा, चढ़ भी जाएगा। कहाँ है बाबा रामदेव को? तो फुर्सत ही नहीं है शहद में चीनी मिलाकर बेचने में। अब देखिए, अभी बाबा रामदेव का 50 टन लाल चंदन पकड़ा गया दिल्ली एयरपोर्ट पर। किसान का दूध 50 रुपए लीटर नहीं बिकता गाँव में, लेकिन बाबा रामदेव ने धर्म से जोड़ दिया, अपनी 2.25 आंख को 2 आंख नहीं कर पाया। वो बाबा रामदेव कोरोनिल की दवाई का बात करता है। बताइए, समझने की बात है। देश सर क्या लगता है कि ये किसान बिल वापस हो सकता है? नहीं, कैसे वापस नहीं होगा? गोरे अंग्रेजों ने कहा था कि हम देश में आज़ादी करके जाएंगे। लोगों को हमने अन्ना हजारे से भी मुलाकात की, जो बिहार के 2 अक्टूबर को हमने पदयात्रा की 27 दिन में, जहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। उसके बाद हमने अन्ना हजारे जी से मिला, उनसे पूछा कि आप 7 साल से लगातार निजीकरण पर, महंगाई पर, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर, जिस तरीके से कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोग आपने देखा होगा बहन मनीषा के साथ हुआ, जहां उत्तर प्रदेश की ढोंगी सरकार, अपराधनाथ की सरकार, जहां श्मशान घाट में भी दलाली खा रहे, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया कि अंतिम संस्कार के समय 25 लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये ऐसे लोग हैं, ये कमीशन खोर लोग हैं, ये दलालों और मुखबिरों की सरकार है। ये कल तक इनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी करते थे, आज ये अंबानी अडानी जैसे 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव जैसे व्यापारिक मित्रों के दलाली कर रहे। एक बात बताइए, ये जो पार्टी ऑफिस बना है, 1000 कार्यालय, पैसा कहाँ से आया? क्या देश में अस्पताल नहीं बनाए जाने चाहिए? क्या देश में स्कूल नहीं बनाने जाने चाहिए? ये सवाल उठता है, ये पूछता है भारत, और इन नेताओं पर थूकता है भारत। दूसरी बात, आपने देश में देखा होगा नफरत की बातें बहुत जल्दी प्रचार प्रसार करती है, और मीडिया के कुछ साथी इसको बहुत बढ़ चढ़ के दिखाते हैं। क्या देश के उन मीडिया के लोगों को, रजत शर्मा, रोहित सरदाना जैसे लोगों को, रजत शर्मा जी जैसे लोगों को, उन किसानों की संवेदनाएं नहीं दिखाई देती? वो जो देश के किसान हैं उनको खालिस्तानी कहा जा रहा है। जब वही शाहीन बाग में हमारे सीए एनआरसी के विरोध में बैठे थे तो अनुराग ठाकुर वित्त मंत्री कहता था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो सारों को, ये अनपढ़ जाहिल हैं। जब वही मौलाना भाजपा में आ गए तो जीजा जी आप अच्छे हैं,
जिन बहनों को मजारू कहा गया, बेश्या कहा गया, उन्हें भाजपा में ज्वाइन कराया तो वो उनकी बहन हो गई। फारूक अब्दुल्ला वाजपेयी जी की सरकार में 6 साल मंत्री रहे, देशभक्त थे। जब उनकी सरकार से चला गया, देशद्रोही हो गया। महबूबा उनके साथ राखी बंधाई, सरकार में रहे, ममता बनर्जी को बहन माना, राखी बंधाई। उस ममता बनर्जी की पार्टी का तो देख लीजिए, इस्लाम नाम का विधायक था, जिसको रंगा बिल्ला दोनों कहते थे कि ये बांग्लादेशी है। जब बीजेपी में आ गया तो ऐसा मशीन लगाया, माँ पतित पावनी गंगा को भी फेल कर दिया। आपने विकास दुबे के कांड में देखा होगा, एक विकलांग आदमी जिसके पैरों में स्टील का रॉड है और उल्टा रिवर्स भाग रहा था, वहाँ की पुलिस गोली मार रही थी। टाटा महिंद्रा उसमें यूवी गाड़ी में डाला और टाटा सफारी रोड के पैरेलल पलट गई। वाह रे वाह, जज लोया की हत्याकांड का कोई पता नहीं चलता है। जो तरीपार गृह मंत्री को बरी करता है वो सीबीसी का चेयरमैन बना दिया जाता है, राज्य का राज्यपाल बना दिया जाता है। रंजन गोगोई जैसे लोग जो राफेल के फाइल को दबाते हैं, राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। दैनिक भास्कर समूह के मोहित अग्रवाल को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है। जी न्यूज का मालिक जो भारतीय बैंकों का डकैत, जो भारतीय बैंकों का लुटेरा, जिसके कारण यस बैंक डूब गई, उसको राज्यसभा में सदस्य में भेजने का काम करता है। तो देश की उन मीडिया के लोगों से आप देश की सच्चाई की बात नहीं जान सकते। अब दूसरी बात है, ये कहते हैं गुरु नानक जी जब समाज में लोग भूखे सो रहे थे, मानवता का पाठ पढ़ाया, गुरु का लंगर शुरू किया। गुरुद्वारा में आपसे कभी पूछा गया कि आप किस जाति के हैं, धर्म के हैं? भाजपा के इन नमक हराम नमक हलाल नेताओं को, जालिम दरिंदे नेताओं को गुरुद्वारों जाकर सीखना चाहिए, मानवता का पाठ पढ़ना चाहिए, नफरत की बातों को छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, जब हिंदू धर्म खतरे में था, गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बानी दी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कुर्बानी दी, गुरु तेग बहादुर ने कुर्बानी दी, गुरु गोविंद सिंह जी की बच्चों की कुर्बानी हिंदू समाज नहीं भूल सकता। दूसरी बात, जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जिन 121 लोगों को फांसी दी गई, 93 लोग सिख समुदाय से थे। जिन 2600 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, 2100 लोग सिख समुदाय से लोग थे। ये भाजपा के अनपढ़ और जाहिल लोग जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहा था। कौन था? सर सादी लाल, जिसने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी। आज भी उसके ममाना पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में चीनी के मिल है। कौन था सूर्य नारायण, जिसने भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा? ये सवाल उठता है और पूछता है भारत, और इन जालिम दरिंदे गोरे अंग्रेजों की दलाल और मुखबिरों पर थूकता है भारत। सर, आम जनता से आप क्या अपेक्षा करते हो? आप मुंबई आए हुए हो, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ नहीं होता है वहाँ पैदल पैदल जाके लोगों में किसान के हित के लिए प्रचार कर रहे हो, तो हमारी जनता से आप क्या गुहार लगाते हो? देश की जनता से हाथ जोड़कर विनती है, आपको समझनी होगी। जब आप घर में 4 भाई आपस में लड़ते हैं तो पड़ोसी हमारे घर को बर्बाद कर देता है और हमारी लड़ाई की वजह से हमारे घर में बरकत नहीं आती है। तो इतने बड़े देश में जब हम जाति और धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में लड़ेंगे तो हमारे देश का क्या हाल होगा, इसका जीता जुगता उदाहरण आधुनिक भारत के जयचंद प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के भस्मासुर प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के पनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भारत का देख लीजिए। जहां भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा था, वहां बेरोजगार गुरु बन गया। जहां $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही थी, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश। अब विकास चला गया बांग्लादेश। बांग्लादेश की जीडीपी भारत से अच्छी है। हैंगर रिपोर्ट में देखेंगे 104 देशों की श्रृंखला में सबसे नीचे का स्थान भारत का है। 124 देशों की श्रृंखला में गरीबी के अगर रिकॉर्ड को देखेंगे तो भारत का स्थान सबसे निचला है। मतलब नफरत की कोई बात नहीं है। जो देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम, अनेकता में एकता के लिए जाना जाता था, ये नफरती लोग, ये वही लोग हैं जो 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ सरकार बनाए, वित्त मंत्री थे, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया, भारत और पाकिस्तान बनवा दिया। ये वही लोग हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना होगा। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोगों को फिर से दोबारा खदेड़ना होगा। हमारे बाप दादा लोग बहुत ज्ञानी थे, भाजपा को 60 सालों से सत्ता में नहीं आने दिया। चूंकि सरदार पटेल ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आरएसएस देश के लिए खतरा है। आज वाकई हम लोग ये देख रहे हैं कि देश के लिए आरएसएस खतरा है। आज फिर से देश में गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों ने सांप की तरह फन काट आया। जैसे हम गाय भैंस को अगर रूखा सूखा खिलाते हैं, अमृत जैसा दूध देता है। सांप के बच्चे तो सांप ही होते हैं ना, कितना भी अमृत जैसा दूध पिलाओगे तो जहर ही उगलेगा। ये आरएसएस वाले जहर उगल रहे, देश को कमजोर कर रहे। ये वही सर, मुंबई में अगला स्टेप क्या रहेगा? और मुखबरी कर रहा था। मुंबई में अगला स्टेप क्या रहेगा? मोदी जी 2
2-2 हजार रुपया दे रहे किसानों को, फिर किसान क्यों परेशान है? पत्रकार महोदय कितने साल से पत्रकारिता करते हैं? साल में 6,000 रुपया दिया जाता है, 365 दिन साल में होते हैं, 16.5 रुपया प्रतिदिन हुआ। 16.5 रुपया में मैं अपने घर की सब्जी लाऊंगा, अपने बच्चों की फीस भरूंगा, अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कराऊंगा, अपने लिए तन पर कपड़े लाऊंगा। आप क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से देश के लोगों से चड्डी तक छीनने का काम कर रहे, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। आप पतलून उतरवाना चाहते हैं क्या पत्रकार महोदय? लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने उसको वोट दे रहे हैं ना, बीजेपी को, तो आपको क्या कहना है? किसने वोट दिया? हमने वोट नहीं दिया, आपने नहीं दिया। ईवीएम का कमाल है, जब मोबाइल से सब कुछ दुनिया सेट हो जाता है, सैटेलाइट सेट हो जाता है। एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी जी से कभी सवाल किया कि सैटेलाइट ये बता रहा है कि पंजाब में हरियाणा में पराली जलता है तो दिल्ली में प्रदूषण होता है, तो सैटेलाइट नहीं बताया कि चाइना में गलवान में कब घुस गया? सैटेलाइट नहीं बताया कि जो पुलवामा में घटना हुआ, जो डीएसपी देवेंद्र सिंह उस समय था, वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था? कैसे आया? जब सीआरपीएफ के उच्चाधिकारियों ने ये कहा था कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज मुहैया कराना है, तो उनको बगैर बुलेट प्रूफ बस में कैसे भेजा गया और वो आर्मी के लाइन में सिविलियन गाड़ी कैसे गई, ये जांच का विषय है। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री कहते थे, भाइयों बहनों पता ही नहीं चलता है, प्रधानमंत्री जी हर बात में ताली कहला बजाते हैं, ये मर्दों की निशानी है। वही डीएसपी देवेंद्र सिंह नोटबंदी के बाद, जहां नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूटने की बात की, देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी कमर टूट गई कि हमारे आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएगी। आतंकवादी को डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली चुनाव से पहले ला रहा था, अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। आपने कभी नहीं सवाल पूछा क्यों नहीं एनआईए चार्जशीट दाखिल किया? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX और जेलेटिन था? आपने कभी सवाल पूछा कि कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान छोड़ने कौन गया? पाकिस्तान डे पर बधाई किसने दी? पाकिस्तान में बिरयानी किसने खाई? पाकिस्तान से चादर कौन ओढ़ा? बागा बॉर्डर तो बंद कर दिया गया, अडानी का पोर्ट चालू है जिससे पाकिस्तान का व्यवसाय चलता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बेटे का व्यवसाय पाकिस्तान में चलता है, तो देशद्रोही कौन हुआ? बताइए आप हमें, कौन हुआ? थैंक यू वेरी मच।